गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करें हमारा नेक्स्ट वन ऑफ द एक्साइटेड एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशन। एंड ये जो सेशन है कि जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि गेट 2022 में जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि जो पूछे जा सकते हैं इम्यूनोलॉजी टॉपिक एज वेल एज पैरासाइटोलॉजी टॉपिक से। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग सेशन होने वाला है जो गेट के लिए स्पेशली हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उनके प्रिपरेशंस को हम देख सकते हैं कि कैसे वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका प्रिपरेशन कितना हुआ है एंड उनको कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए गेट को क्रैक करने के लिए। ओके, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो स्टार्ट करते, देखते हैं आपकी गेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है एंड देखते हैं आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं या नहीं आते। तो मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे आंसर्स बताना एंड उसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा कि जो सेम क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, दिस आर द 5 मेजर, ये मेजर क्लासेस है, 5 मेजर क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के 5 मेजर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नाउ यहाँ पे विच ऑफ देम इज प्रोड्यूस अर्ली ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स, की अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स में क्या मतलब कौन से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन में जैसे हम बोलते हैं देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ IgG, IgM, IgD एज वेल एज IgE, IgA, ये डिफरेंट टाइप्स के क्लासेस है इम्यूनोग्लोबुलिन के। नाउ ये जो क्लासेस है इसमें से सबसे फर्स्ट कौन प्रोड्यूस होता है, तो याद सिर्फ इतना ही रखना है कि सबसे फर्स्ट, तो मैं आपको इन जनरल बताता हूं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एंड इस बार भी आ सकता है सेम क्वेश्चन, और इस रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो सिमिलर होता है। जैसे फर्स्ट जब भी इन्फेक्शन होता है तो इन एनी इन्फेक्शन, तो जब भी कभी एंटीजन एंटर होता है तो एंटीजन एंटर होने के बाद सबसे फर्स्ट मतलब एक तो फेज होता है जो लैक फेज है एंड उसके बाद देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन एंड दैट इज द IgM, एंड ये जो IgM है ये प्राइमरी रिस्पॉन्स में बनती है। ओके, तो सबसे फर्स्ट होती है प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे फर्स्ट मतलब बाय डिफॉल्ट कंडीशन में सबसे फर्स्ट एंटीबॉडी जो कौन सी भी बनती है दैट इज द IgM। देन उसके बाद होता है सम अमाउंट ऑफ द पार्ट कि जो बहुत लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में होती है दैट इज द IgG, कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgG बहुत कम बनती है। एंड अगर सेम क्वेश्चन अगर आपको सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए भी पूछा जाए, मतलब सेम एंटीजन अगर फिर से इंजेक्ट फिर से अगर इन्फेक्ट करे, तो सेम एंटीजन अगर इन्फेक्शन करता है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मतलब यहाँ पे विद इन 3 days इम्यून रिस्पॉन्स होता है एंड दिस इज द IgG एंटीबॉडी। तो यहाँ पे IgG एंटीबॉडी फॉर्मेशन होते हैं एंड ये जो IgG एंटीबॉडी है दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स, दिस इज सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो मैंने आपको दोनों भी बता दिया। याद रखना कि अगर प्राइमरी पूछे मतलब फर्स्ट पूछा है वन ऑफ द प्रोड्यूस अर्ली पूछा है तो अर्ली IgM होती है एंड अगर सेकेंडरी पूछा तो सेकेंडरी में IgG होती है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा एंड और एक आएगा तो क्या आएगा कि सिक्रीटरी कौन सी एंटीबॉडी है, तो सिक्रीटरी एंटीबॉडी IgA की जो म्यूकस में होती है, जो मिल्क में होती है, कि जो सिक्रीशंस में प्रेजेंट होती है एंड IgD ये बाय डिफॉल्ट मतलब आइदर IgM होगी या D होगी। IgD B सेल रिसेप्टर का काम करती है, ये याद रखना। ओके, एंड IgM प्राइमरी एंड IgG सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में काम करती है। बस इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन एंटीबॉडी से रिलेटेड नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा यही आता है। तो इसका जो आंसर है ये आपने सही बोला, करेक्ट है, IgM की जो अर्ली जो है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, सो बस इतना याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। एंटीबॉडी ये सबका फेवरेट टॉपिक है, सबको अच्छी लगती है एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी के डाइजेशंस जिसमें प्रोटीन मतलब प्रोटीएज जैसे यूज करते हैं, पेपेन पेप्सिन डाइजेशन,
उसको एक याद रखना, उसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि जिसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, अभी इसका आप भी बताना मुझे, वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड द डीएनए वैक्सीन। अभी ये डीएनए वैक्सीन या वैक्सीन का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। कोरोना वैक्सीन तो आप करके जाना, कोरोना वैक्सीन का क्वेश्चन आने वाला है फिक्स में, तो और कोरोना वायरस का भी करके जाना। ओके, देन वर्किंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड द डीएनए वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन के लिए वर्किंग प्रिंसिपल्स कौन से? यस, तो यहां पे वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड द डीएनए वैक्सीन इज बिलीव दैट, क्या प्रिंसिपल है? जल्दी से जल्दी बताओ। यस, तो द एंटी डीएनए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन द वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल। एंटी डीएनए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है क्या डीएनए वैक्सीन में? तो नो, ऐसा हम नहीं देखते। डीएनए वैक्सीन ये एडवांस वैक्सीन सिस्टम है कि जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। देन द वैक्सीन डीएनए कोड फॉर एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट द पैथोजन, नो। द वैक्सीन डीएनए कोड फॉर एंटीजेनिक प्रोटीन विच एक्सप्रेस इन द इम्यूनाइज एनिमल, करेक्ट है। मतलब जो भी इम्यूनाइज एनिमल है उनके सेल्स में एक्सप्रेस होता है, जैसे सपोज मसल सेल्स है, तो मसल सेल्स ऑफ द होस्ट कि उसमें हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड मेडिएटेड ये डीएनए ऐड कर देते हैं। एंड ये जो प्लाज्मिड मेडिएटेड जो एंटीजन जीन होता है उसको हम ऐड करते हैं, एंड ऐड करने के बाद यहाँ पे वो एक्सप्रेस करते हैं। तो जो प्लाज्मिड मेडिएटेड एंटीजन जीन है ये आगे जाके उन सेल्स में एंटीजन प्रोटीन बनाता है। एंड अभी ये प्रोटीन्स जो भी सेल्स में बनेंगे उन प्रोटीन्स की वजह से आगे जाके इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्रिएट होता है, क्योंकि वो प्रोटीन हमारे बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है। तो वो जो प्रोटीन है वो एंटीजन है कि जो हमारे बॉडी में एक्सप्रेस हो रहा है। एंड एंटीजन प्रोटीन अगर कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में एक्सप्रेस होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट सेंसिटाइज, मतलब एक्टिव हो जाती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होती है। एंड इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से वहां पे हमारे बॉडी में स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है कि वैक्सीन डीएनए कोड फॉर एंटीजेनिक प्रोटीन विच इज एक्सप्रेस्ड इन द इम्यूनाइज एनिमल, कि जो भी एनिमल में हमने ऐड किया है जिसमें भी वो एंटर हुआ है उस वहां पे वो एक्सप्रेस होता है एंड कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी इम्यूनाइज रहती है। तो ये डीएनए वैक्सीन का कंसेप्ट है। एंड यहाँ पे जो है वैक्सीन डीएनए बूस्ट इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल, वैक्सीन डीएनए बूस्ट नहीं करता, तो उस डीएनए से जो प्रोटीन बनेंगे वो बूस्ट करता है। सो डीएनए से जो प्रोटीन फॉर्मेशन होंगे वो बूस्ट करते हैं, एंड इसलिए डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। ओके, ये समझ में आया। डीएनए वैक्सीन के ऊपर फिक्स में क्वेश्चन आएगा। एंड कोरोना के वैक्सीन भी याद रखना, कोवैक्सीन इसका रोल क्या है, कोविशील्ड इसका रोल क्या है, मतलब ये दोनों भी कौन से वैक्सीन है, उनमें क्या क्या यूज किया गया है। कोवैक्सीन ये किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन मतलब किल्ड वायरस होता है। एंड कोविशील्ड इसमें एडिनो वायरस यूज किया जाता है। एंड ये जो एडिनो वायरस है, इस एडिनो वायरस में, तो ये एडिनो वायरस हम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन बोलते हैं। तो दिस इज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। एंड इस एडिनो वायरस के ऊपर यूज किए जाते हैं, मतलब एक्सप्रेस किए जाते हैं स्पाइक प्रोटीन्स जो कोरोना वायरस के। तो दीज आर द स्पाइक प्रोटीन्स ऑफ कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो दिस इज द कोविशील्ड वैक्सीन की जो कोविशील्ड हम बोलते हैं। तो याद से भी इतना रखना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एज वेल एज स्ट्रेन्स को याद रखना कि कौन से स्ट्रेन्स ने कोरोना के कि जो इन्फेक्शन कॉज किया था, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर फिक्स में क्वेश्चन आने वाला है। तो ये याद रखना। ओके, तो कोरोना के वैक्सीन एज वेल एज द कोरोना का स्ट्रक्चर, वायरस के स्ट्रक्चर एंड वायरस के स्ट्रेन्स, ये तीन चीजें याद रखना क्योंकि इसके ऊपर फिक्स क्वेश्चन आने वाला है। देन अभी प्रणव आईजीडी आईजीएम के साथ ही बनती है, वो प्राइमरी में बनती है। एंड वो आइदर आईजीएम और आईजीडी ऐसा कंसेप्ट आता है, मतलब आइदर आईजीएम और आईजीडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये तो आईजीडी बाय डिफॉल्ट मतलब आईजीएम के साथ ही बनती है। देन एंड नेक्स्ट
अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिक्रीटरी जो एंटीबॉडी है, जैसे सिक्रीटरी आईजीए, दैट सिक्रीटरी आईजीए वाज इलेक्ट्रोफोरस। अगर हम सिक्रीटरी आईजीए को इलेक्ट्रोफोरोसिस करते हैं, मतलब सिक्रीटरी आईजीए को अगर हमने इलेक्ट्रोफोरस किया ऑन एसडीएस पेज, तो एसडीएस पेज पे इलेक्ट्रोफोरोसिस करने के बाद अंडर रिड्यूस्ड और डीनेचरिंग कंडीशन, मतलब रिड्यूस डीनेचरिंग कंडीशन, मतलब हमने बीटा मर्केप्टेनॉल यूज किया है। तो this secretary the secretary IgA was electrophorus on ESDS page under reduced and denatured condition. The number of polypeptide bands detected in the gel are, अभी ये कितने बैंड्स डिटेक्ट होंगे। ओके, अभी यहाँ पे जैसे अगर हम देखें कि जैसे सिक्रेटरी आईजीए का अगर हम डिस्कस करें, तो इन सिक्रेटरी आईजीए सपोज ये दो कंडीशन में लेता हूं, एक है बिफोर सिक्रीशन एंड दिस इज द आफ्टर सिक्रीशन। एक बिफोर सिक्रीशन एंड आफ्टर सिक्रीशन अगर कंडीशन ली, तो बिफोर सिक्रीशन में हम लेते हैं आईजीए एंटीबॉडी प्लस बीटा मर्केप्टेनॉल, तो आईजीए प्लस बीटा मर्केप्टेनॉल है। एंड दूसरी अगर यहां पे ली हमने आईजीए प्लस बीटा मर्केप्टोइथेनॉल, तो अभी कंडीशन ये है कि एक बिफोर सिक्रीशन है, मतलब एक बी सेल्स ने रिलीज किए सिक्रीशन के बाद, तो जो बिफोर सिक्रीशन कंडीशन होती है इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे मेजर रोल होता है, यहाँ पे दो एंटीबॉडीज होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह से होता है, तो ये इस तरह से दो एंटीबॉडीज होते हैं एंड मतलब क्योंकि वो डायमेरिक एंटीबॉडी आईजीए, तो ये इस तरह से होती है एंड इसके बीच में एक चेन होती है, इसे हम बोलते हैं जे चेन। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं बिफोर सिक्रीशन। एंड अगर यही चीज अगर हम आफ्टर सिक्रीशन देखें, तो आफ्टर सिक्रीशन सेम मतलब डायमेरिक एंटीबॉडी होगी, ये इस तरह से होगी। ओके, देन बीच में यहाँ पे जे चेन प्रेजेंट होगी, तो दिस इज द जे चेन एंड हियर आल्सो प्रेजेंस ऑफ सिक्रीटरी कंपोनेंट। एक सिक्रीटरी कंपोनेंट है कि जो एसोसिएट हो जाता है, बस दोनों में यही डिफरेंस है कि एक में सिक्रेटरी कंपोनेंट एसोसिएट होता है एंड एक में सिक्रेटरी कंपोनेंट एसोसिएट नहीं होता है। तो फर्स्ट केस में सिक्रेटरी कंपोनेंट नहीं है, तो यहां पे जब हम इसका अगर हम करें इसका अगर हम एसडीएस पेज करें, तो इसका अगर एसडीएस पेज किया, तो अभी देखो बिफोर सिक्रीशन अगर हम एसडीएस पेज करते हैं, तो यहाँ पे कितने बैंड फॉर्मेशन होंगे, तो एक बैंड जो होगा वो हेवी चेन का फॉर्मेशन होगा, तो वन बैंड इज हेवी चेन बैंड, देन सेकेंड बैंड इज लाइट चेन बैंड, तो मैं लाइट चेन इस तरह से दिखाता हूं, एंड थर्ड बैंड जो है वो जे चेन का बैंड फॉर्मेशन होगा, तो थर्ड बैंड इज द जे चेन बैंड। तो ये तीन बैंड जो है वो फॉर्मेशन होंगे। ओके, अभी यहां पे तो ये हेवी चेन, दिस इज हेवी चेन, दिस इज लाइट चेन एंड दिस इज जे चेन, तो ये तीन बैंड फॉर्मेशन है। अगर आप आफ्टर सिक्रीशन करते हो, तो आफ्टर सिक्रीशन हियर यहाँ पे बाकी तो तीन बैंड यहाँ पे भी फॉर्मेशन होंगे, जैसे हेवी चेन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, एज वेल एज जैसे लाइट चेन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, क्योंकि हेवी चेन 50 किलो डाल्टन का होगा, लाइट चेन 25 किलो डाल्टन का होगा एंड जे चेन जो है वो 17 किलो डाल्टन का होगा, तो जे चेन का भी यहाँ पे होगा। बट इसके साथ साथ वन मोर एक्स्ट्रा बैंड होगा जो सिक्रीटरी कंपोनेंट का होगा। ये जो सिक्रीटरी कंपोनेंट है, तो सिक्रीटरी कंपोनेंट का एक बैंड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा जो 17 किलो डाल्टन का है, तो दिस इज सिक्रीटरी कंपोनेंट, देन दिस इज हेवी चेन, देन दिस इज लाइट चेन एंड दिस इज जे चेन। तो ये टोटल जो है वो आफ्टर सिक्रीशन अगर हम देखें, तो आफ्टर सिक्रीशन कितने बैंड फॉर्मेशन होते हैं, तो आफ्टर सिक्रीशन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 बैंड्स। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है डीनेचुरेटिंग कंडीशन, डीनेचुरेटिंग मतलब अगर हम एसडीएस पेज करते इन प्रेजेंस ऑफ बीटा मर्केप्टेनॉल, तो इन प्रेजेंस ऑफ बीटा मर्केप्टेनॉल करते, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैंड्स जनरेटेड आर, तो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैंड्स कितने जनरेट होंगे, तो 4 बैंड्स का जनरेशन होगा अगर आफ्टर
सिक्रीशन करते हैं। तो ये सिर्फ याद रखना, आईजीए के लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आईजीए डायमेरिक एंटीबॉडी है। बिफोर सिक्रीशन उसमें 3 चेन होते हैं, हेवी चेन, लाइट चेन, जे चेन, एंड आफ्टर सिक्रीशन 4 चेन होते हैं क्योंकि सिक्रीटरी कंपोनेंट रिसेप्टर का पार्ट होता है जो ऐड हो जाता है। ओके, नाउ हा अद्वितीय की तीनों भी कंपोनेंट होंगे, एमसीक्यू भी होंगे, एमएसक्यू भी होंगे एंड नेट भी होंगे, ये तीनों भी होंगे गेट में। देन नेक्स्ट, ये समझ में आया आपको? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी सीरीज ऑफ इम्यून सिस्टम एक्सपेरिमेंट्स, द थाइमस ग्लैंड वेर रिमूव्ड फ्रॉम न्यूबॉर्न माइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेडिक्ट एज अ लाइकली रिजल्ट? अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना एंड अच्छे से सॉल्व करके मुझे बताना आंसर क्या है। तो द सीरीज ऑफ इम्यून सिस्टम एक्सपेरिमेंट, द थाइमस ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड है ये वेर रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूबॉर्न माइस, ये न्यूबॉर्न माइस से रिमूव किया, एंड रिमूव करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेडिक्ट एज द लाइकली रिजल्ट, कि कौन सा रिजल्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अभी यहाँ पे हाँ गिरजेश आईजीएम पेंटामेरिक होती है सिक्रीटेड। ओके, नाउ परीक्षित एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग होगी एमसीक्यूज में। ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये अप्लाइड क्वेश्चन है, जिसकी इम्यून सिस्टम इम्यूनोलॉजी बहुत अच्छी है उसको ही आएगा। ओके, अभी अगर आप देखो तो द माइस सफर फ्रॉम न्यूमरस एलर्जीज, कि क्या एलर्जी से वो सफर करेगा? अभी उन्होंने पूछा क्या है, द थाइमस ग्लैंड वर रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूबॉर्न माइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेडिक्ट? थाइमस नहीं होगा तो क्या होगा? थाइमस नहीं होगा तो वहां पे थाइमस में मेजरली माइस क्या करता है, टी सेल्स का मैचुरेशन करता है। ओके, तो जो टी सेल्स है आइदर वो मैचुरेशन जो होता है टी साइटोटॉक्सिक, टी हेल्पर एंड टी रेगुलेटरी सेल्स में ये मैचुरेशन नहीं होगा, एंड अगर ये मैचुरेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि थाइमस नहीं है, तो और एक कौन सी इम्यून सिस्टम अफेक्ट होती है वो मुझे कमेंट करके बताओ कि थाइमस नहीं होगा तो कौन सी इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगी, कौन सी इम्यून सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहेगी? यस, इफ द थाइमस इज नॉट प्रेजेंट व्हिच टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम इज अफेक्टेड? जल्दी से जल्दी आंसर करो। हाफ टी सेल्स, हाफ रियल करेक्ट है, टी सेल्स, और उसे हम कौन से इम्यून सिस्टम बोलते हैं? तो कुछ लोग सी ऑप्शन बोल रहे हैं, कुछ लोग डी ऑप्शन बोल रहे हैं। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि थाइमस नहीं होगा तो कौन सी इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगी? वेरी गुड वैष्णवी, तो वैष्णवी, प्रणव, वेरी गुड। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अफेक्ट होगी क्योंकि टी सेल्स नहीं रहेंगे, टी साइटोटॉक्सिक सेल नहीं रहेंगे, टी हेल्पर सेल नहीं रहेंगे, टी रेगुलेटरी सेल नहीं रहेंगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन सी इम्यूनिटी होगी? तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी सेल मेडिएटेड, एंड इसीलिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक अफेक्ट होगी। एंड सेकेंड और एक वहां पे क्या हो जाएगा, अगर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी नहीं है तो वहां पे टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ग्राफ्ट इजीली एक्सेप्ट हो सकता है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए ऑप्शन तो गलत हुआ क्योंकि एलर्जीज नहीं हो सकते क्योंकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी नहीं है। माइस नेवर डेवलप कैंसरस ट्यूमर्स, ये तो गलत ही है, मतलब ये तो फर्जी ऑप्शन है, उसको तो छोड़ ही दो। द माइस सफर फ्रॉम ऑटो इम्यून डिसीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज अपनी इम्यून सिस्टम अपने खिलाफ एक्टिवेट हुई तो होते, ऑटो इम्यून डिसीज ऐसे नहीं होते। तो ऑटो इम्यून डिसीज अपनी इम्यून सिस्टम अपने अगेंस्ट अगर एक्टिवेट हुई, सेल्फ एंटीजन को अगर रिकॉग्नाइज किया सेल्फ इम्यून सिस्टम ने, तो ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। एंड इसीलिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपली अगर आप क्वेश्चन को भी देखो तो वहां पे माइस रेडिली एक्सेप्टेड द टिश्यू ट्रांसप्लांट, तो जिन्होंने भी डी ऑप्शन बोला है ये करेक्ट है। सो वेरी गुड संदीप, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अद्वितीय वहां पे गेट में बताया जाता है कौन से क्वेश्चन एमसीक्यू है, कौन सा क्वेश्चन नेट है, कौन सा एमएसक्यू है, वो वहां पे क्वेश्चन के ऊपर ही लिखा होता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, हर क्वेश्चन के ऊपर डिस्प्ले होता है वो। ओके, देन ये हुआ डी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, थाइमस नहीं है तो ग्राफिकल भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ग्राफिकल क्वेश्चन को भी आप देखना कि अगर थाइमस नहीं है तो टी सेल्स मेडिएटेड इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अफेक्ट होगी, एंड ग्राफ्ट का एक्सेप्टेंस इजीली होगा, बस इतना याद रखना। देन नेक्स्ट,
अभी ये थोड़ा अप्लाइड है एंड ये दो फ्रेंड्स थे, राजेश एंड द डेव, while playing in the field got stung by a comparable number of bees. अभी इनको बीज ने काट लिया। अभी राजेश और डेव खेल रहे थे, खेलते खेलते इनको बीज ने काट लिया। ओके, अभी बीज ने काटने के बाद हुआ क्या, अभी बीज ने काट लिया तो आफ्टर अबाउट 15 मिनट्स while राजेश एक्सपीरियंस ओनली पेन एंड स्मॉल स्वेलिंग, मतलब राजेश में तो स्मॉल ही स्वेलिंग हुई, but they manifested intense swelling, breathlessness and the had to be hospitalized. But देव में उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हुआ एंड देव में उसका इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ कि उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। Which of the following reason would you be most logical explanation for different reaction? इस रिएक्शन के लिए आप कौन सा एक्सप्लेनेशन दोगे? अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि देव वॉज एन एम्प्टी स्टमक, नो ये गलत है। राजेश इज सेवरल ईयर्स यंगर, नो ये भी गलत है। देव हैड बीन स्टंग बाय बीज बिफोर एंड देव इज सेवरल ईयर्स यंगर देन राजेश, तो ये गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब देव जो है बीन स्टंग बाय द बीज बिफोर, एंड यहाँ पे मेजरली अगर हम देखें यहाँ पे ये रिस्पॉन्स जो आ रहा है बीज की वजह से, वो हम एज अ उस टाइप का देखते हैं कि जो इन्फ्लामेशन टाइप, एलर्जी टाइप जो रिस्पॉन्स है, उस टाइप का रिस्पॉन्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो हो, सी ऑप्शन ही करेक्ट हो सकता है। नाउ तो सी इज करेक्ट। देन अभी यहाँ पे मेजर अगर रोल देखे, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज एबल टू माउंट response when encounter novel microorganism for the first time because ह्यूमन इम्यून सिस्टम में माउंट किया जाता है रिस्पॉन्स। ओके, हाँ वो एलर्जी है संदीप कि जब भी कभी मतलब बीज का या किसी का मतलब ये होता है, डंक होता है, तो उसमें एलर्जेंस होते हैं एंड उसके वजह से हमारी इन्फ्लामेशन होता है, मतलब जो स्वेलिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, हीट प्रोड्यूस होती है, रेडनेस होता है, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, इन्फ्लामेशन की इन्फ्लामेशन कॉज होता है, दैट इज द एलर्जिक सिम्टम्स। ओके, तो ये एक्चुअल में रीजन उसका एलर्जी था, मतलब थर्ड ऑप्शन में उन्होंने क्लियरली नहीं मेंशन किया, बट क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि वो एलर्जी का रिस्पॉन्स था। नाउ यहाँ पे ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज एबल टू माउंट अ रिस्पॉन्स व्हेन इट एनकाउंटर नोवेल माइक्रोऑर्गेनिजम्स फॉर फर्स्ट टाइम बिकॉज, अभी हमारे इम्यून सिस्टम में सारे एंटीजेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आता है, वो क्यों आता है? तो ये इसलिए बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स आर एबल टू चेंज देयर एंटीजन स्पेसिफिसिटी डिपेंडेंट अपॉन द माइक्रोऑर्गेनिजम्स दे इंटरेक्ट। अभी ऐसे कोई सेल नहीं होती कि जो चेंज करती है एंटीजन स्पेसिफिसिटी। सेकेंड, आवर बॉडी कंटेन्स मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स ईच विथ यूनिक टाइप ऑफ एंटीजन रिसेप्टर। अभी हमारे पास मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स है, ईच विथ यूनिक टाइप्स ऑफ द एंटीजन रिसेप्टर, दैट इज करेक्ट। हमारे पास डाइवर्सिटी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। कि हमारे पास डाइवर्स एंटीजन, डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन रिकग्निशन करने की एबिलिटी होती है, दैट इज डाइवर्सिटी, एंड ये डाइवर्सिटी मेजर रोल प्ले करती है, एंड इसलिए बी करेक्ट है। बोन मैरो सेल्स में एक डिफरेंट एंटीजन रिसेप्टर डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स, नो। बोन मैरो सेल्स आर एबल टू चेंज देयर एंटीजन स्पेसिफिसिटी अपॉन फिजिकल इंटरेक्शन, नो, मतलब विथ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ये जो डी ऑप्शन बोल रहा है, वो डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है कि वो डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस रिकग्निशन होता है। डी ऑप्शन इसलिए हम देखते हैं कि जब एक एंटीजन बार बार इन्फेक्ट करे, एक एंटीजन अगर बार बार इन्फेक्ट करे, तो ओनली बी सेल्स में हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज के एफिनिटी एंटीजन के लिए बढ़ती है, जिसे एफिनिटी मैचुरेशन बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि बोन मैरो सेल्स आर एबल टू चेंज देयर एंटीजन स्पेसिफिसिटी। सारे बोन मैरो के सेल्स कभी चेंज नहीं कर सकते, ये सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी है एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी के ऊपर जो वेरिएबल रीजन है उसको मेजरली हम देखते हैं, एंड इसीलिए डी ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन करेक्ट है। देन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स, कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है हेल्पर टी मेमोरी सेल्स की, जो हेल्पर टी सेल मेमोरी है अगेंस्ट द एंटीजन अपीयर अर्लियर देन बी मेमोरी सेल्स।
मतलब इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्पर टी मेमोरी अगेंस्ट एंटीजन अपियर्स अर्लियर देन बी मेमोरी सेल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रीजन फॉर द फिनोमेनन। मतलब टी हेल्पर के मेमोरी सबसे ज्यादा आते, पहले आते एज कंपेयर टू बी मेमोरी सेल, ये कैसे? अभी आप ही मुझे बताइए, आपकी इम्यून सिस्टम मतलब आपकी इम्यूनोलॉजी का नॉलेज क्या कहता है, क्या ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? यस, T cell memory against the antigen appear earlier than the B cell memory. The affinity of antibody molecule produced by B cells is weaker than those of T cells. अभी ये A ऑप्शन तो गलत ही है, ओके। सी B memory cells proliferate at rate slower than the T cells, ये भी गलत है। Then thymic B cells activation required helper T cells, that is also correct। तो यही करेक्ट है कि B cells के एक्टिवेशन के लिए T सेल चाहिए, टी हेल्पर सेल जब तक नहीं है तब तक बी सेल्स का एक्टिवेशन नहीं हो सकता। एंड इसलिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट ये है कि बी सेल का एक्टिवेशन बाद में होगा, डिफरेंशिएशन बाद में होगा। तो बी सेल्स के डिफरेंशिएशन के लिए टी हेल्पर सेल एंड साइटोकाइंस चाहिए, तो टी हेल्पर सेल एंड साइटोकाइंस होंगे तो बी सेल्स का डिफरेंशिएशन होगा, एंड बी सेल्स का डिफरेंशिएशन होने के बाद मेमोरी सेल बनेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि उन्होंने ये बोला है कि बी सेल्स जो है ये जब डिफरेंशिएट होती है, डिफरेंशिएट इनटू व्हाट, डिफरेंशिएट इनटू द प्लाज्मा सेल, डिफरेंशिएट इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड डिफरेंशिएट इनटू द मेमोरी सेल्स। तो इसके लिए मेजर रोल होता है दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द टी हेल्पर सेल। तो यहां पे चाहिए टी हेल्पर एंड साइटोकाइंस। तो टी हेल्पर एंड टी हेल्पर से जो साइटोकाइंस है वो रिक्वायर्ड है, एंड इसलिए यहां पे ये बी सेल्स प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में तभी कन्वर्ट होंगे जब टी हेल्पर सेल होगी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन बोला है उनका करेक्ट है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देन नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेशेंट कम्स विद द सिम्टम्स ऑफ ऑटोनॉमिक हीमोलिसिस, कि जो भी पेशेंट है विच कम्स विद द सिम्टम्स ऑफ ऑटोनॉमिक हीमोलिसिस, द डायग्नोस्टिक टेस्ट रिवील्स दैट द ऑटो एंटीबॉडीज टू द रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट जो ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं। अभी ये देखिए मेजरली अगर हम देखें कि पेशेंट कम्स विद द सिम्टम्स ऑफ ऑटोनॉमिक हीमोलिसिस, अभी ये ऑटोनॉमिक हीमोलिसिस जो होता है जिसमें आरबीसी को डिस्ट्रक्ट किया जाता है, आरबीसी को लाइस किया जाता है। तो ये जो आरबीसी का लाइसिस है तो इस तरह से हमारे आरबीसीज होते हैं, एंड ये जो आरबीसीज है, आरबीसीज का अगर लिसिस हुआ तो इसको अगर हमने किल किया, लिसिस हुआ, तो लिसिस के वजह से जो डिसऑर्डर होता है इसे ऑटोइम्यून ऑटोनॉमिक हीमोलिसिस बोलते हैं। द डायग्नोस्टिक टेस्ट रिवील दैट ऑटो एंटीबॉडीज टू द रेड ब्लड सेल्स। नाउ यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये दिखा कि रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी जनरेट हुए थे। अभी ये एंटीबॉडी जनरेट हुए मतलब यहाँ पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किसको किया, तो रिकॉग्नाइज किया एंटीजेन को, कि जो आरबीसी के ऊपर थे, मतलब आरबीसी के ऊपर के जो एंटीजेंस थे उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बने, एंड उन एंटीबॉडी ने आरबीसी को बाइंड किया। अभी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होने के बाद कौन सा कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेट होता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्ट होने के बाद कौन सा ऐसा कॉम्प्लीमेंट पाथ है जो एक्टिवेट होता है? आप मुझे बताओ। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से कौन सा पाथवे एक्टिवेट होता है? यस, तो एक्टिवेशन ऑफ विच टाइप ऑफ द कॉम्प्लीमेंट पाथवे, कौन से टाइप का कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेट होता है? तो एक्टिवेशन ऑफ क्लासिकल पाथवे, कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेट होता है, करेक्ट? खान आइला, देन निक्स, वेरी गुड। नाउ मोनिका वैष्णवी, वेरी गुड, कि क्लासिकल पाथ एक्टिवेट होता है। निहिल, तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा कि इन आरबीसी को लाइस किया जाएगा, इन आरबीसी को लाइसिस किया जाता है, एंड आरबीसी अगर लाइसिस होता है
तो हीमोलिसिस होता है, मतलब वो हीमोलिसिस होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स रिलीज ग्राइन एंजाइम्स, ये तो गलत ही है। कॉम्प्लीमेंट इज एक्टिवेटेड एंड मेम्ब्रेनेटिक कॉम्प्लेक्स लाइज आरबीसी, ये करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा एंड वो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ से उसको लाइज किया जाएगा। ओके, एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल लाइज, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आरबीसी को नहीं लाइज करते, वो वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं। एंड इंटरलुकिन 2, ये तो गलत ही है। तो डायरेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि न्यूबॉर्न वाज एक्सीडेंटली गिवन अ ड्रग दैट डिस्ट्रॉयड द थाइमस। न्यूबॉर्न को एक्सीडेंटली ड्रग दिया गया कि जो थाइमस को डिस्ट्रॉय करता है। अभी ये हमने अभी डिस्कस किया है शायद कि थाइमस अगर डिस्ट्रॉय होता है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली आउटकम, कि कौन सा मोस्टली आउटकम होगा। यस, तो कौन सा आउटकम होगा कि अगर रिडक्शन होता है, थाइमस नहीं है, अगर थाइमस ही नहीं है तो क्या होगा। तो थाइमस नहीं है तो टी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा एंड टी सेल्स मैचुरेशन भी नहीं होगा। टी साइटोक्सिक सेल्स, टी हेल्पर सेल एंड टी रेगुलेटरी सेल्स का मैचुरेशन नहीं होगा। तो ये लैक ऑफ द एमएससी मॉलिक्यूल, ये गलत ही है। देन इनएबिलिटी टू रीअरेंज एंटीजन रिसेप्टर, ये भी गलत है। देन इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट टू मैच्योर टी सेल्स, ये करेक्ट है कि मैच्योर टी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, ये मरियम, ये पेप्सिन एंड पेपेन का डाइजेशन हम डिस्कस करेंगे। अभी इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट टू मैच्योर टी सेल्स, कि मैच्योर टी सेल्स का मैच्योरेशन नहीं होगा, मैच्योरेशन टी सेल्स का नहीं हुआ तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अफेक्ट होगी। बस इतना ही याद रखना। देन नेक्स्ट, मैच द ऑटोइम्यून डिसीज इन द कॉलम 1 फॉर द सेल्फ एंटीजन इन कॉलम 2। अभी ऑटोइम्यून डिसीज एंड सेल्फ एंटीजन किसके अगेंस्ट डिसीज जनरेट होता है, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस। अब ये सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस इसका डायरेक्ट है एंड ये सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस है जो डीएनए के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करता है, तो ये डीएनए के अगेंस्ट होती है। मिस्थेमिया ग्राविस, ये एसिटिल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट करता है, तो मिस्थेमिया ग्राविस एसिटिल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट करता है। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिस इज अगेंस्ट द माइलिन शीथ एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस कनेक्टिव टिश्यूज के अगेंस्ट करता है। तो यहां पे डायरेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज P2, देन Q3 सिस्टेमिक लूपस, क्योंकि ये कि याद रखो सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस ये डीएनए के अगेंस्ट, मतलब न्यूक्लिक एसिड के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में। देन मिस्थेमिया ग्रेविस में एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, ये बहुत बार पूछा गया है मिस्थेमिया ग्रेविस, उसको भी याद रखना। इसमें से दो को याद रखना, सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस एंड मिस्थेमिया ग्रेविस, उससे आपके क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। एंड द S1 दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, माइलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का जनरेशन होता है। देन which of the following life cycle stages plasmodium falciparum is infectious, कि कौन सा लाइफ साइकिल स्टेज जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम का है कि जो इन्फेक्शियस है। तो अगर हम ह्यूमन को जो भी अगर हम डिस्कस करें कि ह्यूमन में मेजरली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भी इन्फेक्शन कॉज होता है वो इन्फेक्शन ये इसलिए कॉज होता है क्योंकि फीमेल एनाफिलस मस्कीटो क्या करती है, बाइट कर देती है। एंड फीमेल एनाफिलस मस्कीटो जब भी बाइट करती है तो बाइट करने के बाद कुछ रिलीज करती है यहाँ पे, तो वो कौन सा स्टेज रिलीज करती है आप बताना, कि जो लीवर में जाके इन्फेक्शन करता है, आगे जाके वो लीवर में जाके इन्फेक्शन करता है, तो ये क्या रिलीज करती है। तो ये जो रिलीज करती है वो रिलीज क्या करती है, यस फीमेल एनाफिलस मस्कीटो इट रिलीजेस व्हाट, दिस रिलीजेस द स्पोरोजॉइड्स, करेक्ट, कि ये स्पोरोजॉइड्स को रिलीज करती है। तो यहां पे देयर इज द करेक्ट ऑप्शन इज द स्पोरोजॉइड्स एंड ये स्पोरोजॉइड्स लीवर में जाते ब्लड थ्रू एंड विद इन 30 मिनट्स लीवर में जाके वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई होते स्पोरोजॉइड्स की जो म्यूरोजॉइड्स में कन्वर्ट होते।
तो दिस इज द स्टेज। तो याद रखना इन्फेक्टिव स्टेज जो मलेरियल पैरासाइट्स के, आइदर वो प्लाज्मोडियम फॉल्सिपोरम हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो सकता है। ओके, तो ये डिफरेंट मलेरियल पैरासाइट्स है। तो ये फीमेल एनाफिलस मस्किटो है कि जो बाइट करती है, उसके सलाइवा से स्पोरोजोइट्स एंटर होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट, वन इंडिविजुअल हैज अ पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन एंड अनदर इज द रिस्पॉन्डिंग टू एन एलर्जन सच एज पोलन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम। अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है। हाँ करेक्ट भावना, तो ये आपको आता है नहीं आता है, लेट्स सी। वन इंडिविजुअल हैज पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन, कि जो पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन है, एंड अनदर इज रिस्पॉन्डिंग टू एलर्जन, मतलब एक में पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ है, जो लार्ज पैरासाइट होती है उसका इन्फेक्शन, एंड एक में देर इज द एलर्जन का इन्फेक्शन हुआ है एज अ पोलन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम, कि दोनों में भी कॉमन फीचर क्या है। कॉमन फीचर जो है दोनों में, ये कॉमन फीचर है इंक्रीजिंग टी साइटोक्सिक सेल्स, नो, यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इंक्रीज नहीं होते। रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑटोइम्यून डिसीज, नो। एलर्जन या कोई मतलब पोलन हो या पैरासाइट हो, उससे ऑटोइम्यून डिसीज नहीं होते, तो बी तो गलती है। रिड्यूस इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, नो। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स तो नॉर्मली काम करेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि दोनों में सिमिलरिटी है कि यहाँ पे आईजी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया जाता है, एंड आईजी दोनों में भी काम करते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी काम करते हैं, एंड एलर्जेंस के प्रेजेंस में भी काम करते हैं। ओके, सो डी ऑप्शन जिन्होंने बोला, डी ऑप्शन करेक्ट है। एंड देन नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल फॉर सक्सेस ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अभी हमने जो डिस्कस किया, तो वैक्सीनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यस, वैक्सीनेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन के सक्सेस के लिए क्या क्रूशियल है। यस, तो यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय टी हेल्पर सेल, ये क्रूशियल है क्या। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, देन प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग लाइव एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स, एंड सिलेक्शन ऑफ बी सेल्स इन लिम्फोइड टिश्यू। तो वैक्सीनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय टी हेल्पर सेल्स, कि एंटीजन प्रेजेंटेशन टी हेल्पर सेल से होना चाहिए, तभी जाके मेमोरी सेल डेवलप होंगे, क्योंकि ये फॉर्मेशन करता है मेमोरी सेल, एंड ये मेमोरी सेल्स रिक्वायर्ड है वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि वैक्सीन में हम मेमोरी सेल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एंड इसलिए मेमोरी सेल फॉर्मेशन के लिए एंटीजन प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है। तो ये प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग लाइव्ड एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स, ये तो मतलब ये बात की बात है, जब एंटीजन के साथ वो एक्टिवेट होगी उसके बाद ही वहां पे वो प्रेजेंट रहेगी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय टी हेल्पर सेल। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपको आता है या नहीं आता है। चूज द चॉइस करेक्टली पेयर्स द फॉलोइंग। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, यस, which of the following is correct। नाउ देखिए यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी टू फीटस, अभी पैसिव इम्यूनिटी अगर देखें तो पैसिव इम्यूनिटी कौन से एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है, तो ये आईजीजी एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं, तो R3 होगा। R3 तो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे मेजर रोल अगर हम देखें तो मेजर रोल यही है कि पैसिव इम्यूनिटी आईजीजी प्रोवाइड करती है, आईजीए प्रोवाइड करती है। ओके, अभी ट्यूमरल इम्यूनिटी, देन इनिशियल रिस्पॉन्स टू आईजीए एंटीजन, अभी इनिशियल रिस्पॉन्स में हमने ये देखा था आईजीएम एंटीबॉडी कि जो इनिशियल रिस्पॉन्स में काम करती है, तो उसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि इनिशियल रिस्पॉन्स में ये काम करती है। देन साइटोकाइंस, अभी ये जो साइटोकाइंस है, साइटोकाइंस दे आर रिलीज्ड बाय द टी सेल्स, टी सेल्स जो है वो साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं,
तो टी सेल्स का मेजर रोल है कि दे रिलीज द साइटोकाइंस एज वेल एज पैसिव इम्यूनिटी। अभी हमने देखा आईजीजी पैसिव इम्यूनिटी शो करती है, आईजीजी मेजर रोल प्ले करती है पैसिव इम्यूनाइजेशन में। ह्यूमरल इम्यूनिटी में मेजर रोल प्ले करते हैं बी सेल्स, तो P2, Q4, S5 एंड फैगोसाइटोसिस में सिलोमोसाइट्स मेजर रोल प्ले करते हैं। मेजरली फैगोसाइटोसिस में यही याद रखना कि मैक्रोफाज एंड न्यूट्रोफिल्स मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके, हाँ, सिंप्लीफाई सेम ही क्वेश्चंस आते हैं, सिमिलर टाइप के पैटर्न होते हैं, सिर्फ अलग अलग चेंज किया जाएगा थोड़ा सा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो सेम ही रहती है। क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल अलग हो सकता है एंड बाकी तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेम ही है। तो आप अगर सेम इंफॉर्मेशन को अलग वे से देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन सारे आएंगे। ओके, पैटर्न इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया आज का हमारा सेशन। अभी हमारा 5 बजे और एक सेशन है कि जो लाइफ साइंस के लिए होगा, यूट्यूब का मेगा रिवीजन कि जो एग्जाम मैपिंग का सेशन है। तो आप सब लोग उस सेशन को जरूर अटेंड करना क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट की एज वेल एज लाइफ साइंस नेट की, वो 5 बजे का सेशन जरूर अटेंड कीजिए। ओके, वो हमारा बहुत ही अच्छा सेशन होता है जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए जाते हैं। तो थैंक यू ऑल एंड होप कि मुझे मतलब आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको ये कैसे लगा वो जरूर बताइए एंड अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, ये आपको कैसे लगा सेशन वो जरूर बताइए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए एंड आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हमारा 5 बजे का सेशन जरूर अटेंड कीजिए। तो थैंक यू। आपको सेशन कैसे लगा वो जरूर बताइए कमेंट करके।